हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक शर्मा आपका एक जनरल साइंस के एक शानदार कोर्स में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा कोर्स बिल्कुल नोट्स के थ्रू क्लास 9 और क्लास 10 का जो एनसीईआरटी समरी है वो यहां आपको पढ़ाने वाला हूं। और इस तरह के कोर्सेज आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए खुद के नोट्स तैयार करता हूं और आपको पढ़ाना इतना आसान कर देता हूं ताकि आपको बोरियत फील ना हो और आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की शानदार कोर्स की। ये कोर्सेज मैं आपको 60 से 70 डेज में पूरा करवाने वाला हूं, जिसमें आपको हर एक वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले वीडियो के साथ। देखिए, केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट आप जनरल साइंस में पढ़ते हैं, जिसमें अगर आप रेलवे एग्जाम्स की बात करें, अगर आप आरपीएस एग्जाम्स की बात करें, एसएससी एग्जाम में बात करें, तो ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्लास 9 और क्लास 10 के कॉन्सेप्ट को ही पूछा जाता है, जिसको मैंने एनसीईआरटी बेसिस पर पूरे नोट्स यहां तैयार कर लिए हैं। ऐसे आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद हार्ड वर्क करके तैयार किए हैं ताकि आपको मैं आसान भाषा में चीजों को समझा पाऊं। केमिस्ट्री, आप हमेशा सोचते हैं कि केमिस्ट्री जब आपके दिमाग में आती है तो क्या चीजें आपके दिमाग में आती हैं। केमिस्ट्री यानी केमिकल्स, केमिस्ट्री यानी केमिकल्स, यानी केमिस्ट्री जिस वर्ड से फॉर्म हुआ है वो है कीमिया, और कीमिया का मतलब होता है केमिकल्स यानी रसायन। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हम केमिस्ट्री की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सिर्फ रसायन, केमिकल, केमिकल रिएक्शंस और बहुत कुछ। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है फादर ऑफ केमिस्ट्री की, जिनका नाम है एंटोनियो लेवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री सर बायोलॉजी के भी फादर हैं, जूलॉजी के भी, बॉटनी, फिजिक्स। और हम ये फादर किन लोगों को बोलते हैं या इनका रोल कितना बड़ा है केमिस्ट्री में, ये आप बता दीजिए। देखिए, इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट की थी। एक तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जो थी द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें 105 तत्वों के बारे में बात की है। कितने? 105, 105 एलिमेंट्स के बारे में बात की है। आप खुद जानते हैं केमिस्ट्री तो तत्वों से ही बना है। केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स की उसके बारे में पढ़ते हैं, डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं, और पूरी प्रोसेस सिर्फ इन एलिमेंटों पे ही डिपेंड है। आप खुद जानते हैं अब तक पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंटों की खोज की जा चुकी है? 118, और लगातार नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं और पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जा रहा है। पीरियोडिक टेबल भी एक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको हम लोग 4 से 5 वीडियोस में बाद में इनको कवर करेंगे। अभी हम लोग शुरुआत है बेसिक तौर पर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को पकड़ बना सके। एक तो इन्होंने बुक लिखी था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, और सेकंड काम इन्होंने जो किया वो था हाइड्रोजन, जो एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है, उसका नामकरण इन्होंने किया था। यानी उसका नामकरण इन्होंने किया था, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, सर फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन सर हमने तो एक चीज और पढ़ी है। एक व्यक्ति था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, यस बिल्कुल बच्चा, वो हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था? हाइड्रोजन की खोज की थी, लेकिन इसका नाम जो रखा था वो एंटोनियो लेवोसियर ने रखा था, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है। यस, डिस्कवरी और नामकरण बिल्कुल दो अलग क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत बार बच्चा इसमें कंफ्यूज भी होता है। अब बात करते हैं ब्रांचेज। आप जानते हैं वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन ब्रांचेज हम लोग डिस्कस करते हैं: फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का क्या रोल है, हमारे एग्जाम्स में कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन से केमिस्ट्री के टॉपिक ज्यादा कवर होते हैं? देखिए, आप हमेशा देखते होंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है। एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, ह्यूमन लाइफ में यूज होने वाली केमिस्ट्री के प्रोडक्ट जैसे सीमेंट, कांच, फाइबर, ऐसे। साथ में ही पीरियोडिक टेबल को हम लोग अरेंजमेंट में देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस हमें पढ़े जाते हैं, वो टॉपिक भी मैं आपको इस आने वाले कोर्सेज में पूरा करवाने वाला हूं। बिल्कुल सही है। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक था वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एक छोटा सा टॉपिक जिसके कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं अम्ल, क्षार और लवण, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जहां 2 से 3 क्वेश्चंस इसके बनते हैं, और उन क्वेश्चंस का पर्पज है जैसे एसिड का फॉर्मूला, एसिड के यूज, इनकी केमिकल रिएक्शंस, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ रहा है?
सर एसिड को पहचानने का तरीका क्या है, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज एसिड है, कोई चीज बेस है या कोई सी चीज सॉल्ट है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? एक सबसे सिंपल तरीका है, जब आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो आप उसको आइडिया लगा सकते हैं, उसका पता लगाया जा सकता है कि वो क्या है। तो देखिए, टेस्ट, जब हम लोग एसिड को टेस्ट करते हैं तो वो स्वाद में कैसे होते हैं? तो स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और यही क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है। साथ में इक्वेटिक रिएक्शन, जब आप एसिड को, देखो आप थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जलीय अभिक्रिया, जलीय अभिक्रिया मतलब है कि आप जब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा। ये भी एक पहचान का तरीका है एसिड एंड बेस सॉल्ट का, कि सर हमने एसिड का एक तरीका तो देख लिया टेस्ट करना, लेकिन सर बहुत रिस्की हो जाता है, क्या पता कोई ऐसा एसिड हो जो हमें हमारी बॉडी में नुकसान कर जाए और हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या हम सभी तरह के एसिड को टेस्ट करके पता करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा रिस्क कभी नहीं लेते। वो तो जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये एसिड ज्यादा डेंजर नहीं है और हमें केमिकली प्रूफ हो जाता है, तो इसके बारे में फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि वो स्वाद में कैसे होता है, ये बाद में पता किया गया। जलीय यानी वाटर के साथ, जल के साथ रिएक्शन, जब आप एसिड को जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वो कौन से आयन रिलीज करते हैं? H प्लस आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? H प्लस आयन रिलीज करते हैं। जैसे HCl, HCl एक एसिड है, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या करेंगे? वो H प्लस आयंस रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? H। सर इसका मतलब एसिड की एक क्वालिटी और है कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा, लिटमस पेपर। सर लिटमस पेपर के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा, और जब हम लाइकेन के टॉपिक को आपने बताया था बायोलॉजी में, तब भी आपने बताया था कि लिटमस पेपर क्या है। बिल्कुल, लिटमस पेपर को हम बात करेंगे, लिटमस पेपर की थ्योरी मैं आपको बताऊंगा और पूरी डिटेल में आपको समझाने आऊं। और ये कॉन्सेप्ट जो है ब्लू से एसिडिक रेड होना और जो रिएक्शंस आपके सामने चल रही हैं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अभी क्या है? लिटमस पेपर को बताना है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे आप देख पा रहे हैं एक ब्लू लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा है मैंने रेड, ये क्या है? देखो, जब ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डालते हैं तो उसका यूज रंग कैसा हो जाता है? वो रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। आप पहले में देख रहे हैं, मैंने जैसे ही ब्लू कलर को डाला एसिड के अंदर तो उसका कलर क्या हो गया है? इसका कलर क्या हो गया है? रेड हो गया है। आप इसको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ये अगले टॉपिक में आने वाला है, हम सिर्फ अभी एसिड की बात कर रहे हैं। तो हमें सर आपने तीन चीजें बताई हैं। एक बताया है ये टेस्ट में कैसे होते हैं, ये वाटर के साथ, जल के साथ रिएक्ट करके कैसा बिहेव करते हैं, और लिटमस पेपर में इनका क्या बिहेवियर है। बेस, सर एसिड की पहचान तो हमने कर ली तीन तरीकों से, सर बेस को भी पहचानने के क्या तरीके हैं? बिल्कुल, बेस स्वाद में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, हमने बेस को टेस्ट के साथ किया, जब हमने उनका टेस्ट किया तो हमें फील हुआ वो कड़वाहट होती है उनके टेस्ट में, जबकि एसिड के टेस्ट में खट्टापन होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, सर ये OH आयन को रिलीज करते हैं। सर ये तो वही बात है जैसे आपने पिछले टॉपिक एसिड में बताया था कि जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H प्लस आयन देते हैं, जबकि बेस वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो OH आयन रिलीज करते हैं। बिल्कुल आसान है, H प्लस और OH नेगेटिव आयंस। आप याद रखिए, इनके बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं धीरे धीरे। सर लिटमस पेपर, आप लिटमस पेपर भी एक पहचान का तरीका है एसिड एंड बेस का। देखिए सर, हमने पहले तो पढ़ा था कि ब्लू रेड में चेंज हो जाता है तो वो होता है एसिड, लेकिन यहां हम देख रहे हैं सर कि एसिड बेस के साथ मिलकर कैसे बिहेव करता है? ब्लू की तरह हो जाता है। ये देखिए, आप इसको देखेंगे, ये कैसा है? रेड था और वो अब किस में चेंज हो गया है? ब्लू में चेंज हो गया। देखिए, तो जब आप रेड लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो बिल्कुल आसान है, तीनों पॉइंट हमने एसिड एंड बेस सोल्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए सर, आप अभी लास्ट के 3 पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। सर ये लिटमस पेपर में एक्चुअल में होते क्या है, ये किसके मिलकर बने होते हैं? देखिए, लिटमस पेपर एक लाइकिन से बने होते हैं। लाइकिन से बने होते हैं, यस। लाइकिन क्या होता है सर? लाइकिन
एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आपने पढ़ा है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का टॉपिक मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाया है। तो प्लांट किंगडम में जब एल्गी और फंगई मिलकर साथ जीवन यापन करते हैं, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। यहाँ पर शैवाल और कवक क्या कर रहे हैं? दोनों साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं और क्या कहते हैं? साथ रहते हैं। इसी रिलेशन को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ये है ना, ये पादप क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। और हम इनको प्लांट किंगडम में डिटेल से पढ़ेंगे। सर, एल्गी और वाटर, ये साथ रहने का पर्पज क्या है? ये साथ क्यों रहते हैं? देखिए, जीवन यापन करने के लिए दो चीजें जरूरी है, खाना और भोजन बनाने के लिए पानी। ठीक है, तो शैवाल क्या करते हैं? शैवाल क्या करते हैं? ये कहते हैं मैं आपके लिए वाटर लेकर आऊंगा, है ना। और फंगई में, है ना, और फंगई ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? बात कर लेते हैं कि तुम पानी और खाना तैयार कर लेंगे, नीले, है ना, किससे? फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। और दोनों मिलकर खाना खाएंगे और एक क्या करेंगे? अपना जीवन यापन करेंगे। तो देखो, सह जीवन, दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? बेनिफिट, है ना। क्या दे रहे हैं? दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है सर। सर, लाइकेन, लाइकेन पौधे की पत्तियों को सुखाकर एक इंडिकेटर लगाया जाता है। देखिए, लिटमस पेपर क्या है? आपने सर लिटमस तो बता दिया कि लाइकेन क्या बने होते हैं, लेकिन ये पेपर का यूज क्या है? देखो, वैसे लिटमस जो पेपर होता है, वैसे इसका ओरिजिनल कलर होता है बैंगनी कलर का। ठीक है, बैंगनी कलर के होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं। लेकिन इनको टेस्टिंग के रूप में जब यूज किया जाता है तो इन पे एक डाई कर दी जाती है, लेप कर दिया जाता है ना। जैसे आप बालों में लेप करते हैं, ऐसे ही क्या कर देते हैं, इन पे भी लेप कर दिया जाता है। लाल कलर का लेप कर दिया जाता है और ब्लू कलर का लेप कर दिया जाता है, और फिर हम लोग इसको एसिड एंड बेस की पहचान के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, देखिए, आप लाइकेन को किस रूप में, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाइकेन किसके इंडिकेटर होते हैं, तो वो एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। यानी जब वायु प्रदूषण होता है तो उसके इंडिकेटर्स के रूप में किसका यूज किया जाता है? लाइकेन पादप का यूज किया जाता है। इस तरह से आपके लाइकेन के जो तीनों पॉइंट्स थे, टेस्ट के द्वारा, जल के साथ रिएक्शंस और लाइकेन पेपर के साथ एसिड एंड बेस की पहचान करना आपके लिए आसान हो गया है। आप फर्स्ट जो मेडिसिन थी, एक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है वैसे, है ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी में 2 बार पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा गया था और रेलवे डी ग्रुप और एनटीपीसी में पूछा गया है कि जो पहली मेडिसिन है वो किससे तैयार की गई? तो लाइकेन प्लांट के लिक्विड से तैयार किया गया। तो पहली मेडिसिन किससे तैयार की गई है? लाइकेन से तैयार की गई है। अब आप देखिए, सर आपने इंडिकेटर की बात तो कर दी, इंडिकेटर्स, क्या लिटमस पेपर से अलावा भी और इंडिकेटर्स हैं क्या जिनको हमें पढ़ना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे? बिल्कुल बेटा, देखो यहां इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और ये इंडिकेटर्स एसिड के साथ रिएक्ट करने पे कैसा बिहेव करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करने पर कैसा बिहेव करते हैं। लिटमस पेपर का तो आपने पढ़ लिया। देखिए, मिथाइल ऑरेंज, अभी रीट की एग्जाम आपको देखी होगी, रीट राजस्थान में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा आया था मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का, जो कि एक्चुअल में जिसका कलर होता है लाइट ऑरेंज, यानी हल्का ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ये हल्का ऑरेंज कलर का है। जब आप इसको एसिड के संपर्क में लाओगे तो किस में बदल जाएगा? रेड कलर में बदल जाएगा, लाल कलर में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ मिलकर लाल रंग के हो जाते हैं, जबकि मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ मिलकर किस कलर के हो जाते हैं? येलो कलर के हो जाते हैं। तो ये पॉइंट तो आप याद कर लीजिए, मिथाइल ऑरेंज के बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार डिस्कस किया जाता है ना। फिनोफ्थेलीन, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होता है? कलरलेस, एक्चुअली में इसका कोई कलर है ही नहीं। इस तरह जैसे वाटर का कोई कलर नहीं है, वैसे इसका भी कोई कलर नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए इसको एसिड के कांटेक्ट में ले आते हैं, एसिड के संपर्क में ले आते हैं, तो क्या इसके कलर में कोई चेंजेस होंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये नो चेंजेस हैं, यानी ये जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको बेस के संपर्क में ला दिया तो ये हो जाएगा पिंक। और पिंक कैसा कलर है? बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है ना। गुलाबी कलर बहुत लोगों को पसंद होता है, अच्छा भी होता है, पिंक रोज भी होते हैं। बिल्कुल, तो दो चीजें हमें पता लगी, इनका एसिड के साथ बिहेवियर, बेस के साथ बिहेवियर हमें समझ में आ गए। तीसरा हमारा है हल्दी, टर्मरिक। देखो, आपने एक चीज देखी होगी, जब आप कभी खाना खाते हैं और अगर आपका शर्ट, अगर आपने व्हाइट शर्ट पहनी और आपका खाना उस शर्ट पे लग गया, जब आपकी मम्मी उस शर्ट को धोती है अगले दिन, या आप जब उसकी सफाई करते हैं, तो आप थोड़ा सा फील क्या करते होंगे कि हल्दी
जब कपड़े किससे धोते हैं हम लोग? साबुन से। आप समझने की कोशिश करना, हल्दी येलो कलर की होती है लेकिन दाग हमें रेड कलर का दिखता है ना। देखिए जब हल्दी येलो कलर की है और आपकी मम्मी साबुन लगा रही है और साबुन में क्या होता है? बेस। साबुन किस नेचर का होता है? जो कपड़े धोने वाला साबुन किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हल्दी बेसिक नेचर में कैसा रंग देती है? रेड कलर। और जब अब आपकी मम्मी उस कपड़े को धोती है तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, जबकि एक्चुअल में हल्दी का कलर कैसा है? येलो। बिल्कुल सही है। अगर यही जो टर्मरिक है, हल्दी, अगर वो एसिड के फॉर्म में आती है तो कैसा हो जाता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, वो येलो कलर की रहती है। इसीलिए जब टर्मरिक जो है, हल्दी, अगर बेस के संपर्क में आती है तो वो लाल कलर की हो जाती है, जबकि एसिड के संपर्क में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कहेंगे सर ये तो याद करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। जैसे टर्मरिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है कि जब आप खाना खाते हैं तो इस एग्जांपल से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिथाइल ऑरेंज बार बार में पूछा जाता है कि एसिड के साथ कैसा बिहेवियर है, बेस के साथ कैसा बिहेवियर है, लिटमस पेपर का बिहेवियर पूछा जाता है। अगला हम बात करने वाले हैं इसकी पहचान का और क्या तरीके हैं। सर क्या एसिड और बेस को सिर्फ इसी तरीके से पहचाना जा सकता है या 3 तरीकों से अलावा भी और कोई तरीका है? बिल्कुल बच्चा है, वो है पीएच स्केल। आपने देखा होगा पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल कुछ ऐसा होता है, आपके सामने जो दिख रहा है कैसा, उसमें एक स्केल है, जैसे आप स्केल यूज करते हैं वैसे उसमें नंबर लगे होते हैं, 0 से लेकर कहां तक? 14 तक, 14 तक होते हैं। ये स्केल कैसे काम करता है? जब ये एसिड और संपर्क के बीच में होता है तो कैसे होता है? हमें कैसे पता लगेगा कि इस स्केल में कौन सा हिस्सा एसिड का है और कौन सा हिस्सा बेस का है? सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी पीएच स्केल की खोज। ठीक है, पीएच स्केल आप दो चीजें देख रहे हैं, एक तरफ तो मैंने पीएच स्केल के एक हिस्से में लिख दिया है एसिडिक और दूसरे हिस्से में लिख दिया है बेस यानी क्षार, यानी अम्लीय और क्षार। बिल्कुल सही है, हम इन्हीं चीजों की तो पहचान कर रहे हैं कि अम्ल और क्षार को पहचाने कैसे। देखो बच्चा, अम्ल और क्षार को पहचानने से पहले हमें एक चीज और पढ़नी होगी, वो है न्यूट्रल यानी उदासीन। और न्यूट्रल पॉइंट हमने कहां रखा है? 7 पर, 7 नंबर पर न्यूट्रल को हमने इंडिकेट किया है। यानी 0 से लेकर 7 तक क्या है? एसिडिक नेचर है, 7 पे ये न्यूट्रल हो जाता है और 7 से 14 तक है बेस नेचर का। तो अरे सर ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल आसान है, इसीलिए तो इसकी खोज की गई और इसी की वैल्यू है। देखिए पीएच स्केल आपको बताता है कि कोई जो सब्सटेंस आपने लिया है वो बेस नेचर का है, वो एसिड नेचर का है, या उसका नेचर न्यूट्रल है। अगर वो न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7। कोई भी अगर 0 से लेकर 7 के बीच में है तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है? एसिड है। उस नेचर क्या है? उस लिक्विड का नेचर है एसिडिक। अगर यही 0 से 14 के बीच में हो तो अब क्या कहेंगे? ये क्षार नेचर का है, बेस नेचर का है। ये तो सर आसान हो गया है पहचानना। सर आप जब बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें ये भी बता दीजिए कि हम एसिड और बेस को तो आप हमें पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन सर आप डिस्टल वाटर की बात कर रहे हैं, पीएच जो उदासीन है, इसमें कौन सा होता है? ऐसे कौन से लिक्विड सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है और वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होते हैं? आपने देखा होगा, देखो उदासीन होते हैं, इसको आप प्योर वाटर बोलते हैं। और ये डिस्टल वाटर, डिस्टल वाटर, ये बैटरी देख रहे हैं, बैटरी में आपको पता हो तो ऊपर के हिस्से में कुछ निकले होते हैं, और हम थोड़े थोड़े दिनों में जब इन्वर्टर आपके घर में है या और किसी तरीके से बैटरी आपसे जुड़ी है तो उसमें एक लिक्विड सॉल्यूशन डाला जाता है पानी जैसा, जो कि बॉटल्स में होता है, प्लास्टिक के बोतल में, और हम उसको जब भी खत्म हो जाता है कुछ दिनों में, 1 से 2 महीने में, उन पानी को उस बैटरी में डालते रहते हैं। ये पानी कौन सा है? वो दिखता तो पानी जैसा है, बिल्कुल वो पानी ही है, लेकिन वो नेचर कैसा है? उदासीन नेचर का है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो प्योर वाटर है, डिस्टल वाटर उसको कहते हैं। उदासीन जल भी कहते हैं, न्यूट्रल वाटर कहते हैं, डिस्टल वाटर कहते हैं, प्योर वाटर कहते हैं, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7। और इसका यूज कहां होता है? बैटरी में। कहां होता है? बैटरी में इसका यूज होता है। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर पीएच स्केल में आपने बिल्कुल आसानी से बता दिया कि 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 क्या है? वो है आपको बेस नेचर के। देखो एसिड की जो पीएच वैल्यू अगर घटने पर ये प्रबल हो जाते हैं, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग,
बिल्कुल सही है। यानी यानी क्या कहना चाह रहा है, जब आप 7 से नीचे की तरफ आएंगे, यानी 7 से 6 5 4 3 2 1 0, तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जो 0 और 1 के बीच में है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया सर, आपने तो पूरी अच्छी चीज बता दी कि अब जैसे जैसे जाएंगे, है ना, पीएच वैल्यू घटती जाएगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। लेकिन बेस में इसका अपोजिट है। बेस में क्या होता है कि जब आप 7 to 14 जाते हैं तो पीएच वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। पीएच वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 1 वाले, सबसे हार्ड बेस 14 वाले। बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, आपको पता है एसिड की पीएच वैल्यू घटने पर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि एसिड जल के साथ क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, और उनकी क्या होती है, उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। वो तो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में ही डिस्कस कर दिया था, इसलिए आपको तो दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे ही आप एसिड को दिमाग में रखेंगे, आपको H+ आयन आपके दिमाग में आ जाएंगे। बात करते हैं बेस के बारे में, क्षार के बारे में। क्षार पीएच वैल्यू बढ़ने पर प्रबल हो जाते हैं। वो तो मैंने आपको भी स्केल में अभी बताया ही था कि जैसे जैसे कम हो रहे हैं एसिड बढ़ता जा रहा है, उसकी स्ट्रोंगता बढ़ती जा रही है। जबकि बेस में जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं 7 से 8 9 10 11 12 13 14, तो बेस की है नहीं बढ़ती जा रही है प्रबलता, यानी सबसे ज्यादा 14 वाला है। अब देखिए सर, कुछ हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल सही है, देखो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl एसिड, H2SO4 और HNO3। यानी HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं आपके इनके पूरे यूज भी बताऊंगा कि ये कहां कहां यूज आते हैं, और कंप्लीट डिटेल एनसीईआरटी के आपको बताने वाला हूं। H2SO4 किंग ऑफ एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ये वैसे इसका नाम। HNO3 नाइट्रिक एसिड। आप घबराइए मत कि सर इतनी जल्दी तो हमें ये टॉपिक याद ही नहीं होंगे। आप H2SO4 को कभी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, कभी किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ये क्या है और इनका यूज कैसे है, क्या हम इनको पहचान भी सकते हैं कि सर हम तो नॉन साइंस स्टूडेंट है, हमारी हम कैसे इनको पढ़ पाएंगे। बिल्कुल आसान है बच्चा, मैं आपको एक एक चीज बताता चलूंगा। जैसे जैसे हमने अभी एसिड बेस सोल्ट को टॉपिक को डिस्कस किया था, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि क्या है एसिड, क्या है बेस, क्या है, ऐसे ही हम फ्यूचर में क्या करेंगे, धीरे धीरे हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में। अब देखो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, NaOH, KOH और MgOH2। अब देखें, ये स्ट्रॉन्ग है एसिड और स्ट्रॉन्ग है बेस। इसका मतलब सर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कुछ चीज वीक भी होती होगी। जब आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं कि 0 वाले स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब सर 0 का स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 के पास वाले वीक होते हैं। बिल्कुल बच्चा, 4 से लेकर 7 तक, यानी 4 5 6 7 या 5 6 7, यानी लास्ट में जैसे जैसे हम जाएंगे 0 से 7 की तरफ, 0 से 7 की तरफ जाएंगे, तो इनकी जो प्रबलता है, स्ट्रॉन्गनेस है एसिड की, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी सर 7 के पास आते आते तो बिल्कुल कम हो जाएगी उसमें एसिडिटी। बिल्कुल सही, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कुछ पीएच स्केल को हम लोग याद करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ब्लड, यानी हमारा रक्त का पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 50 बार पूछी जा चुकी है। ऐसे क्वेश्चंस तो आजकल पूछे ही नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत इजी हो गए हैं। ठीक है, यस, हमारी जो स्लाइवा है, जो लार है हमारी जीभ में, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.8 होती है। डिस्टल वाटर अभी मैंने बताया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 7। आपको मैंने बताया न्यूट्रल वाटर जिसको बोलते हैं, डिस्टल वाटर इसको बोलते हैं, प्योर वाटर आप उसको बोलते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 होती है। मिल्क, दूध की कितनी होती है, 6.5। आप एक चीज फील कर रहे हैं क्या कि ये 7 से ऊपर है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, बेस नेचर का है, यानी क्षारीय प्रकृति का है। और हम 7 से नीचे देख रहे हैं, ये वाला है 7 से नीचे, तो ये क्या है, दोनों, ये दोनों क्या है, ये एसिड नेचर के हैं। और 7 वाला तो आपको पता है न्यूट्रल है। बिल्कुल, ये दो क्या है, ये बेस नेचर के हैं। बिल्कुल सही है, ये 7 10.5 भी बेस नेचर का है, क्योंकि ये 7 से 14 में इनो। आप एक चीज समझ रहे हैं क्या, इनो क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनो की यूज क्या है, आप कहते हैं सर एसिडिटी हो गई, इनो ले लिया है ना, ये क्या है, ये टेबलेट्स कैसे काम करती हैं। देखिए, दूसरा, हमारे मुंह के पीएच वैल्यू क्या होती है, 5.5, यानी ये एसिड नेचर का है। ठीक है, विनेगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विनेगर, विनेगर की क्या है, 3, यानी ये भी क्या है, एसिड है। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे,
क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनको हम लोग सीक्वेंस वाइज याद करेंगे और धीरे धीरे इन वीडियोस को पूरा पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।